अपनी सरकार, ये सिद्ध है सबको, ए इंडिया तुझको, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा हम तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं श्रीधि ब्रह्मण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। सच दिखाने के सफर में आज हम फिर से हैं यूपी में और आपको लेकर चल रहे हैं डुमरियागंज और देवरिया संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर। डुमरियागंज जहां के कांग्रेसी सांसद जगदंबिका पाल ऐन वक्त भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया से भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र मैदान में डटे हैं। इस पूरी चुनावी यात्रा में लगातार हमारे साथ स्टूडियो में बने रहेंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, 20 जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे कांग्रेस के, उनमें से एक जगदंबिका पाल भी थे। तो लगभग 5 वर्षों तक लगातार भाजपा को गाली देने के बाद वो कैसे भाजपा के पाले में आ गए? शुरू में लगा कि वो शायद कहीं नहीं होंगे लड़ाई में। जिस जुगाड़ से उन्होंने टिकट पा लिया वो मुकाबले में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जितने पार्टी की नाराजगी, अपने वोटर की नाराजगी, अपनी इमेज का बदलना, इन सब चीजें उनके खिलाफ थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है वैसे लगता गया है कि वो मुकाबले में आए हैं। पीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अयूब, वो भी मैदान में हैं, पर लड़ाई में नहीं दिखते। उनकी ही पार्टी के जो विधायक है कमाल यूसुफ, वो सपा का प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मुसलमान वोटों की बहुत दिलचस्प लड़ाई चली है और पहले फेज में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कम्युनल पोलराइजेशन बहुत तीखा हुआ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पूरब की तरफ बढ़ा है, मुसलमान वोट महत्वपूर्ण तो हुआ है, लेकिन मुसलमानों के वोट का बिहेवियर बदला है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की चुनावी यात्राओं से अलहदा इस प्रोग्राम में आप और क्या क्या देखने वाले हैं। आज भी प्रोग्राम का समापन हर दिन की तरह जोगी के जुमले से होगा कि भूले थे जो वो सारे काम याद आ गए। प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ की चुप आहटों को स्वर देने की कोशिश से होगा, जिसे हम प्रस्तुत करते हैं चुनावी चटपट में। बतौर वजीर आजम के मीडिया एडवाइजर चाहे संजय बारू कितने भी नाकाम रहे हों, पर मनमोहन सिंह पर लिखी उनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हिट रही। वजीर आजम से जुड़े जराये इस बात का खुलासा करते हैं कि खुद मनमोहन सिंह को इस बात का इल्म था कि बारू ऐसी कोई किताब लिख रहे हैं, पर शायद मनमोहन को इस बात का इल्म नहीं था कि इस किताब के पब्लिश हो जाने के बाद इतना बड़ा बवाल मचने वाला है। जराये के मुताबिक जब तक बारू वजीर आजम से जुड़े रहे 10 जनपद के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन ने उनकी भरपूर जासूसी करवाई। अपने PMO के दौर में बारू 2 खातून सहाफियों से खासी नजदीक रहे थे। इनमें से एक सहाफी टीवी की थी, जिनसे बारू अक्सर नई दिल्ली के एक 5 स्टार होटल ताज में मिला करते थे। दूसरी खातून गुजराती सहाफी हैं, जो अपने अंडरवर्ल्ड राब्ते के लिए हमेशा सुर्खियों में रही हैं। कहते हैं बारू और उनकी बातचीत के मेल और फोन भी खंगाले जाते थे। जराये ये भी बताते हैं कि तब नारायणन ने बारू की अहलिया से मिलकर उन्हें आगाह भी किया था कि वो अपने शौहर के कामकाज पर पैनी नजर रखें। कहते हैं कि इसके बाद बारू के अज़वाजी रिश्तों में भी तलखी आ गई थी। तुम जानते हो मैं आदी नहीं दबे पांव चलने का, ना प्रशंसक ही इसलिए खौफ नहीं भावी पीढ़ियों से, ना गम अपने फटेहाल जिंदगी से। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं डुमरियागंज की चुनावी यात्रा पर। डुमरियागंज एक ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्र है, नेपाल सीमा से लगा हुआ है, कृषि बाहुल क्षेत्र है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। क्षेत्र में उद्योग धंधों का अकाल है, यहाँ तक कि कोई छोटे मोटे उद्योग धंधे भी नहीं। क्षेत्र में दिमागी बुखार का असर रहता है। नेपाल की नदियों से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भयंकर तबाही लेकर आती है। कपिलवस्तु पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। यात्रियों के ठहरने की कोई उचित व्यवस्था भी नहीं। नेपाल सीमा से होने वाली तस्करी रोक के नहीं रुक रही।
जान माल की हिफाजत भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। इसके अलावा इस चुनाव में विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो 21% मुस्लिम, 18% दलित, 15% ब्राह्मण, 27% पिछड़े, 6% कायस्थ, 3% क्षत्रिय और अन्य 3% आबादी है। डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती है, जिन पर 3 पर सपा का कब्जा है। संसद में डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के जगदंबिका पाल करते हैं, जो फिलहाल पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। संसद में जगदंबिका पाल की उपस्थिति 92% रही। 191 बहस में हिस्सा लिया, 223 सवाल पूछे और 4 प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए। एडीआर की एक रिपोर्ट में जगदंबिका पाल को परफॉर्मेंस के आधार पर 5.82% यानी औसत से कम अंक मिले हैं। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम डुमरियागंज की अपनी चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जगदंबिका पाल वो व्यक्ति हैं जिनके चलते राजनाथ जी पे ये चार्ज लगना शुरू हुआ कि वो ठाकुरों को टिकट ज्यादा दे रहे हैं और ब्राह्मणों को कम दे रहे हैं। चकती लगे कपड़े गवाह हैं उसकी उस जिंदगी के जहां जीते जी वो कई एक बार मरा होगा, और जिंदगी में जिंदगी से मौत अच्छी लगी होगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका वोट करेगा इंडिया में, एक ऐसे प्रोग्राम में जो 2014 के चुनावी महासमर को एक नया मायने देता है। हम थे डुमरियागंज की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। जगदंबिका पाल ने बतौर सांसद क्षेत्र के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जैसे 2 रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण, 6 माह पूर्व प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण का काम शुरू करवाया, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत 500 गांव के लिए पैकेज लाए, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन को बड़ी रेल लाइन में तब्दील करने का काम जोरों पर है। जब ये क्षेत्र में मौजूद रहते हैं तो कहा जाता है कि 18 घंटे क्षेत्रवासियों को उपलब्ध रहते हैं। जगदंबिका पाल फिलहाल भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने बांसी राजघराने की वसुंधरा कुमारी, जो बांसी से भाजपा विधायक जय प्रताप सिंह की पत्नी हैं, उन्हें चुनावी समर में उतारा है। सपा ने विधानसभा अध्यक्ष और इटवा से विधायक माता प्रसाद पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। बसपा से मुंबई के कारोबारी और पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम और पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब भी चुनावी मैदान में डटे हैं। फिलहाल यहां भाजपा, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला लगता है। अरविंद जी, क्या स्थिति लग रही है जगदंबिका पाल की? देखिए, जगदंबिका पाल बहुत मेहनती नेता हैं और पिछली दफे भी जब वो जीते हैं तो इस पूरे इलाके में कांग्रेस की बोहनी कराने वाले नेता थे। और ये तब है जब उनकी बिरादरी का वोट इस कंस्टिट्यूंसी में खास नहीं है, सिर्फ 3% वोट है। अपने कॉन्टैक्ट से, अपनी मेहनत से उन्होंने कांग्रेस को जिताया। पिछली दफे बेनी बाबू भी साथ थे, तो इन लोगों ने एक जो फॉर्मूला बनाया कि दलितों के वोट में बंटवारा जो है उसका लाभ लिया जाए, मुसलमान वोट आ जाएगा कांग्रेस के नाम पे, और कुर्मी वोट, बाकी वोट, पिछड़े वोटों का भी एक हिस्सा लें। तो ये गणित उनके हक में काम कर गया था पिछली बार। इस बार ठीक चुनाव के पहले उन्होंने पार्टी बदली थी, तब लग रहा था कि लोकल यूनिट बीजेपी की खासतौर से 4-5 क्लेमेंट थे जो जाति के इक्वेशन में भी इनसे बेहतर बैठते थे, खासतौर से ब्राह्मण कैंडिडेट थे ऐसे, जो लग रहा था कि उसमें 3 ब्राह्मण कैंडिडेट हैं लोकल के, वो होते तो शायद बेहतर कैंडिडेट होते। लेकिन जगदंबिका पाल की खूबी यही है कि सब विरोध के बाद, सब कुछ करने के बाद अब वो चुनाव में हैं और ठीक से हैं और काफी अच्छी तरह से मुकाबले में आए हैं। संभव ये भी है कि वो चुनाव निकाल लें, और अगर निकालते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें मोदी लहर या बीजेपी की लहर भी एक फैक्टर होगी छोटी, लेकिन उससे ज्यादा उनकी अपनी पर्सनालिटी। एक योगदान मैं मानता हूं कि उनके खिलाफ कोई बहुत मजबूत दमदार कैंडिडेट, बड़ी पर्सन, उनके बराबर की पर्सनालिटी वाला भी नहीं आया है, उससे भी उनको लाभ हो रहा है। जगदंबिका पाल ने ये कहते हुए कांग्रेस छोड़ दी कि पार्टी हाईकमान उनकी उपेक्षा कर रहा था। जगदंबिका पाल वो व्यक्ति हैं जिनके चलते राजनाथ जी पे ये चार्ज लगना शुरू हुआ कि वो ठाकुरों को टिकट ज्यादा दे रहे हैं और ब्राह्मणों को कम दे रहे हैं, जो पूर्वांचल में बहुत एक कॉमन परसेप्शन बनता गया। उसकी शुरुआत उसी समय से हुई जब
इन्होंने अचानक अरविंद जी, यही वजह है कि प्रेम प्रकाश तिवारी जो 3 बार के भाजपा विधायक हैं, उनका बड़ा मजबूत दावा था यहाँ पर टिकट के लिए। 3 वामन क्लेमेंट थे, बहुत मजबूत, और उनकी जगह इनको दिया गया। लेकिन फिर खूबी यही है कि इन्होंने संभाल लिया लड़ाई बहुत अच्छी तरह से। तो बांसी के जो भाजपा विधायक हैं जय प्रताप सिंह, वो भी टिकट चाहते थे, और जब उनको टिकट नहीं मिली यहां से तो उनको अपनी पत्नी के लिए उन्होंने टिकट कांग्रेस से दिलवा दिया। लेकिन मेरे ख्याल से वो मुकाबले में है नहीं। यहाँ मुख्य मुकाबला एसपी बीएसपी से ही है, क्योंकि वही पार्टियां हैं जो विधानसभा में जिन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और पूरे इलाके 5 सीटों पे लड़ाई। जगदम्बिका पाल अपने बेटे को नहीं जितवा पाए थे। ये हालत, सपा को दलित और मुस्लिम दोनों वोटों का सहारा है यहाँ। सपा का वोट दलितों का एक ही हिस्सा, इस पूरे इलाके में पासिंग वोट काफी बढ़िया है, तो सपा को वो भरोसा है कि वो वोट उसको मिलेगा। डुमरियागंज की आखिरी चुनावी तस्वीर, मेरे ख्याल से माता प्रसाद पांडे और इनकी लड़ाई है, लेकिन मुस्लिम वोटों पर निर्भर करेगा काफी हद तक, जो अभी तक एक जगह नहीं दिखाई दे रहा। क्या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा? डुमरियागंज के लिए सवाल सबसे अहम है। डुमरियागंज के बाद आइए आपको ले चलते हैं संत देवराहा बाबा की सरजमी देवरिया की चुनावी यात्रा पर, जहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देवरिया कभी कौशल राज का हिस्सा हुआ करता था। गोरखपुर से अलग होकर देवरिया जिला बना। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है, एक समय से चीनी का कटोरा कहा जाता था। जिले में कभी 7 से 8 शुगर मिलें थी, अब ले देकर एक बची है, वो भी बिहार बॉर्डर पर, जहां किसानों को गन्ना पहुंचाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बजाज हिंदुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज प्रतापपुर पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है। स्वच्छ पेयजल के अभाव में इंसेफ्लाइटिस बीमारी से हर साल सैकड़ों बच्चों की जानें जाती है, पर अब तक यह चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया है। एड्स रोगियों के मामले में भी ये क्षेत्र कहीं आगे है। देसही ब्लॉक रुद्रपुर में सर्वाधिक एड्स रोगी हैं। विकास, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के बढ़े दाम भी चुनावी मुद्दों में शुमार है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम देवरिया की अपनी चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। भूले थे जो वो सारे काम याद आ गए, जनता के लिए इंतजाम याद आ गए। जो हृदय की प्यास लेकर चल रहा, कर रहा जग में ना कोई पाप है, तृप्ति जीवन के लिए अभिशाप है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी घमासान के विभिन्न आयामों से आपको रूबरू कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। हम थे देवरिया की चुनावी यात्रा पर, आइए अपने उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। देवरिया में लगभग 16,87,014 मतदाता हैं। जातीय आधार पर देखें तो पिछड़ी जाति के 52%, मुस्लिम 14%, सवर्ण 19% और 15% दलित मतदाता हैं। संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बसपा के गोरख प्रसाद जायसवाल करते हैं। संसद में इनकी उपस्थिति 87% है। 37 डिबेट पे हिस्सा लिया और 722 प्रश्न पूछे। एडीआर की एक रिपोर्ट के अनुसार गोरख प्रसाद का परफॉर्मेंस औसत से अधिक यानी 6.71% रहा। बसपा ने वर्तमान सांसद गोरख प्रसाद जायसवाल का टिकट काट दिया। एनएचआरएम घोटाले में सांसद का नाम आया था। इनके ऊपर गलत तरीकों से पैसा कमाने, विद्यालयों में कमीशन लेने के आरोप लगते रहे। क्षेत्रवासी अपने लापता सांसद की तलाश में थे। पहले बसपा ने कमलेश शुक्ला को टिकट दिया था, बाद में नियाज अहमद को दे दिया गया। नियाज बिजनेसमैन है, इंटर तक पढ़े हैं। कमलेश शुक्ला भाजपा में शामिल हो गए हैं। बसपा ने नियाज अहमद पर दांव लगाया है। भाजपा ने लखनऊ पूर्व के विधायक कलराज मिश्र को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने दल बदल करने वाले सबा कंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने पडरौना के पूर्व सांसद और कांग्रेस से आए बालेश्वर यादव को मैदान में उतारा है। आप पार्टी ने अरुण कुमार त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है। देवरिया में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला दिखता है। अरविंद जी, सपा ने एक बाहरी उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हुए हैं, बालेश्वर यादव। देखिए, कैंडिडेट को लेकर सबकी नाराजगी अपनी जगह है, और जितनी समस्याएं आप गिना रहे हैं, मेरे ख्याल उससे ज्यादा बदतर हालत है उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाकों में है।
लेकिन वोट फिर भी पड़ेगा एकदम पॉलिटिकल अंदाज में, झमाझम लड़ाई है। और उससे भी ज्यादा ये होगा कि जातिगत जितने भी गणित हैं वो सब काम करेंगे इस इलाके में। उस समय लोग भूल जाएंगे कि यहाँ इंसेफेलाइटिस भी होता है, उस समय भूल जाएंगे कि चीनी मिल किसने बंद करा दिए, क्यों बंद हुए, ये सारे मसले यहाँ रहेंगे नहीं और ठीक उसी समय हो जाएंगे। ओबीसी का वोट यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है और ओबीसी भी बंटता है यहाँ बहुत साफ। यहाँ सैंफवार एक जाति है जिसको हम चाहें तो कोयरी कुर्मी के आसपास रख सकते हैं। कुर्मी का वोट, कोयरी का वोट, तीनों जातियों का वोट काफी महत्वपूर्ण है। इनका आहिरों से बहुत ज्यादा मेल नहीं होता, तो बालेश्वर यादव के आने में ये पॉसिबिलिटी है कि उनको यादव मुसलमान तो मिल जाए, लेकिन ये वोट शायद बीएसपी को चले जाएं। ये वोट संभव है कि बीजेपी उम्मीदवार कलराज जी को आ जाए। अगड़ों का वोट काफी कम है पूरे गणित में, और ब्राह्मण वोट खासतौर से मेरे ख्याल 8% वोट यहाँ ब्राह्मण सिर्फ है। तो उस गणित से वो आए नहीं है कलराज जी। कलराज जी आए सिर्फ इसलिए कि उनको यहाँ लड़ाना था, कहीं बाहर से शिफ्ट करना था। तो वो गणित अपनी जगह है। सूर्य प्रताप शाही लोकल हैं, पिछली दफे हारे थे। सूर्य प्रताप शाही के साथ ये भी लगा हुआ है कि विधानसभा चुनाव भी हार गए, इसके बाद भी उनका क्लेम था क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक दफे रहे थे। ऐसे में अब ये है कि वो लोग कितना मदद करते हैं, और उनकी बिरादरी का वोट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ है नहीं। अरविंद जी, सिर्फ 8% ब्राह्मण वोट होने के बावजूद भाजपा इसे ब्राह्मण सीट में शुमार करती है अपने। देखिए, कई चीजें होती हैं जाति के गणित में। प्रभावी कितने हैं, पैसे वाले कितने हैं, पढ़ाई लिखाई की इन्फ्लुएंस कितना कर सकते हैं। और देवरिया सीट, आप देवरिया को ब्राह्मण बाहुल सीट क्यों माना जाता है? ब्राह्मण बहुल नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई में यहाँ के ब्राह्मण, ये सब त्रिपाठी जितने हैं सब मनी हैं। 5-6 कैटेगरी है जिसमें ब्राह्मण बटे हुए हैं खासतौर से। तो ये पिछली दफे भी आपको याद होगा, यहाँ प्रकाश चंद मणि बड़ी नौकरी छोड़ के आए और बीजेपी कैंडिडेट बने। वो इन्फ्लुएंस ज्यादा करता है। कहते हैं देवरिया में नरेंद्र मोदी का काफी असर है, राहुल गांधी का असर उस कदर नहीं है यहाँ। निश्चित रूप से पूरब में राहुल गांधी का असर कम है। पूरब की लड़ाई में कांग्रेस बहुत कम सीटों पे है मुकाबले में। मेरे ख्याल 3-4 सीटों पे मुकाबले में भी होगी, जीतने का गणित तो छोड़ दीजिए। एक उम्मीदवार का जिक्र करना आप भूल रहे हैं, आप पार्टी के अरुण कुमार त्रिपाठी, जो अपर जिला जज थे यहाँ पर, और वो अपनी नौकरी छोड़कर स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेकर आए हैं चुनाव लड़ने। देखिए, आपके ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे ही लोग हैं जो काफी, और अन्ना आंदोलन से काफी समय तक जुड़े। निश्चित रूप से ये सब लोग हैं, लेकिन उसका टेम्पो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम होता है आंदोलन का, वो काफी हद तक खत्म हो गया। देवरिया की अंतिम निर्णायक तस्वीर क्या लग रही है? मेरे ख्याल सपा और बीजेपी की लड़ाई होगी, और बालेश्वर यादव को आप कमजोर मत मानिए, आउटसाइडर भले हों। अब हम आज के प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। ये वक्त होता है जोगी के जुमले का। भूले थे जो वो सारे काम याद आ गए, भूले थे जो वो सारे काम याद आ गए, जनता के लिए इंतजाम याद आ गए, सब हिंदुओं के वोट जुटाने के वास्ते, सब हिंदुओं के वोट जुटाने के वास्ते, आए चुनाव फिर से राम याद आ गए, आए चुनाव फिर से राम याद आ गए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे जौनपुर और मिर्जापुर की चुनावी यात्राओं पर। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, आप अपनी राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। अब मुलाकात होती है कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आ पहुंचे हैं जौनपुर और मिर्जापुर। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वोट ताकत